हेलो एवरीवन, ये वीडियो टीएस इलियट के बायोग्राफी एंड वर्क्स के बारे में है। टीएस इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न इलियट था और एक फेमस अमेरिकन इंग्लिश राइटर, एसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट, पोइट और क्रिटिक थे 20वीं सेंचुरी में। इन्हें अमेरिकन राइटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ, और इंग्लिश राइटर इसलिए क्योंकि इन्हें 1927 में ब्रिटिश सिटीजनशिप मिला। सो टीएस इलियट का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ, और वहीं सेंट लुइस में उनका जो अर्ली एजुकेशन है वो एक बोर्डिंग स्कूल में हुआ। 1906 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और वहाँ जाने के बाद वो दो प्रोफेसर्स के लेक्चर, जिसमें एरविन बैबेट और जॉर्ज सेंटियाना आता है, उनके लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इलियट प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ 1908 में हार्वर्ड में ही टीएस इलियट को इन्फ्लुएंस करता है आर्थर सिमन्स का बुक द सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। देन 1910 से 11 के बीच में ये पेरिस जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वो फ्रेंच लिटरेचर को स्टडी करते हैं शोर्बोन यूनिवर्सिटी पेरिस में ही, एंड वेयर ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएट्री ऑफ टू फेमस फ्रेंच पोएट्स। जो दो फेमस फ्रेंच पोएट है उसमें जूल्स लेफोग और चार्ल्स बॉडलेयर आते हैं, उनके पोएट्री से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए टीएस इलियट। इन 1911 ही रिटर्न टू हार्वर्ड वेयर ही स्टडीड फिलॉसफी एंड इंडियन उपनिषद, और उसके बाद 1911 में वो वापस यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं, और वहाँ आने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिर से ज्वाइन करते हैं और वहाँ फिलॉसफी पढ़ते हैं। साथ ही साथ वो इंडियन जो उपनिषद है उसका भी स्टडी करते हैं, और उसमें जो इंडियन उपनिषद है उसमें बृहदारण्यक उपनिषद को वो स्टडी करते हैं, जिसका आपको रेफरेंस उनके फेमस वर्क द वेस्टलैंड में भी देखने को मिलता है। एंड इन 1913 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द फिलॉसफी क्लब इन हार्वर्ड, और 1913 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं फिलॉसफी क्लब, जो कि हार्वर्ड में है। इन 1914 इलियट सेटल डाउन इन लंदन एंड स्टडीड ग्रीक फिलॉसफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1914 में इलियट लंदन आते हैं, और वहाँ आने के बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रीक फिलॉसफी पढ़ते हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ही स्टार्टेड टीचिंग हिज ऑन बिजनेस एंड वर्क इन अ बैंक। उसके बाद फिर वो टीचिंग स्टार्ट करते हैं एक स्कूल में, फिर अपना बिजनेस, और उसके बाद बैंक में भी काम करते हैं। लेटर ही वर्कड एज एडिटर ऑफ द इगोइस्ट एंड द क्रिटिक। ये दोनों जो जर्नल है वो काफ़ी फेमस है, जिसमें वो एडिटर का जॉब करते हैं। एंड इन लंदन इजरा पाउंड, जो कि एक फेमस आयरिश पोइट थे और नॉवेलिस्ट थे, इनकी राइटिंग से भी इलियट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इजरा पाउंड इलियट के टैलेंट को पहचानते हैं और वो काफ़ी हेल्प करते हैं उनको एस्टैब्लिश करने में अपनी एरा में एज ए पोएट एंड एज ए क्रिटिक। इन 1927 टीएस इलियट बिकेम ए ब्रिटिश सिटीजन, और 1927 में इनको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलता है, एंड ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1948। और टीएस इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज दिया जाता है और ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिलता है फॉर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस इन इंग्लिश लिटरेचर। सो उनके जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में, उनके लिए अभी हम लोग देख लेते हैं टीएस इलियट का जो मेजर वर्क्स है, जिसमें द लव सॉन्ग ऑफ ज अल्फ्रेड प्रूफॉक, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जेरोनसन, द मेटाफिजिकल पोएट्स, द वेस्टलैंड, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मरीना, ये सारे इनके फेमस वर्क है। अभी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, जो भी उनके फेमस वर्क है उनको ब्रीफली देख लेते हैं। इसमें द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक आता है, तो टीएस इलियट का ये द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक एक फेमस पोएम है, और ये सबसे पहले 1915 में एक मैगजीन है जिसमें पोइट्री, ए मैगजीन ऑफ वर्ड्स, उसमें पब्लिश हुआ, और इसके पब्लिशन के पीछे इजरा पाउंड का बहुत बड़ा हाथ है, वही इनकरेज किए टीएस इलियट को पब्लिश करने के लिए। सेम पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक बाद में पब्लिश हुआ 1917 में, और उसका टाइटल बना प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। उसके साथ में और भी जो पोएम्स थे वो पब्लिश हुए। The title of the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock has inspired Rudyard Kipling's poem The Love Song of Hardyal. So इस पोएम का जो टाइटल है The Love Song of J. Alfred Prufrock, ये इंस्पायर्ड है, कहा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग का पोएम आया द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, उससे ये इंस्पायर्ड है। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट टीएस इलियट का एक फेमस एसे है, जो कि 1919 में पब्लिश हुआ इगोइस्ट में, एक मैगजीन है उसमें, और बाद में उन्हीं के एक बुक द सेक्रेड वुड, जो कि उसमें बहुत सारा एसेज है सेक्रेड वुड में, 1920 में ये बुक पब्लिश हुआ, तो उस बुक में भी ये ऐसे आपको देखने को मिलता है। इन दिस एसे इलियट डिस्कसेस अबाउट द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं इससे कि किस ऐसे में
टी.एस. इलियट ने अपना जो इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री है उसको डिस्कस किया, तो उसका आंसर होगा ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. So in this essay, Eliot discusses about the impersonal theory of poetry as well as the individual talent and tries to establish a reciprocal relationship between tradition and the individual talent or artist. So इस essay में मेनली टी.एस. एलियट ये बात डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशन कितना इम्पोर्टेंट है. जब वो ट्रेडिशन कर रहे थे उसका मतलब होता है क्लासिकल राइटिंग या जो क्लासिसिस्ट है उनसे रिलेट करते हैं, और जब वो इंडिविजुअल टैलेंट का बात कर रहे होते हैं ये इसका मतलब होता है आर्टिस्ट से. सो एलियट्स का जो इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री है वो कहता है कि आर्ट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप ऑफ पर्सनालिटी एंड द आर्टिस्ट और पोएट मस्ट एक्वायर ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी लाइक ए साइंटिस्ट. सो वो कहते हैं कि आर्ट क्या है कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी नहीं है बट कि ये इसके एन एस्केप ऑफ पर्सनालिटी है. सो किसी भी आर्टिस्ट को या किसी पोएट को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिविटी है उसके लिए काम करना चाहिए, जैसे कि कोई साइंटिस्ट करता है. तो उनका ये कहना था कि साइंटिस्ट के पास भी इमोशन और फीलिंग होता है, लेकिन वो अपने जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस या फीलिंग होता है उसको वो हटा के रखते हैं और एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहे होते हैं. सो बिल्कुल वैसे ही एक आर्टिस्ट को एक जो भी आर्टिस्ट है, चाहे नॉवलिस्ट है या राइटर है या पोएट है, उसको जो उसका पर्सनल फीलिंग या फिर इमोशन है उसको वाइल जब वो क्रिएट कर रहे होते कोई चीज़ तो उसको अपने फीलिंग और इमोशंस को हटा के रखना चाहिए. देन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम. इलियट्स का हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम भी एक फेमस क्रिटिकल एस्से है जो कि 1920 में पब्लिश हुआ, एंड इन दिस एस्से ही पॉपुलराइज द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. सो कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो उनका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वो किस एस्से से आता है, तो इसका आंसर होगा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम. देन जेरोन्सन. एलियट का जेरोन्सन एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग काइंड ऑफ पोइट्री होता है जिसमें कोई भी पोएम जो होता है वो एक स्पीच फॉर्म में होता है और उसमें एक कैरेक्टर स्पीच फॉर्म में पोइट्री को डिसाइड करता है. सो एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसके जो पोएम के बैकग्राउंड में है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है. और ये जो पोएम है जेरोन्सन वो 1920 में पब्लिश हुआ. जेरोन्सन का मीनिंग होता है लिटिल ओल्ड मैन, एंड दिस पोएम एक्सप्रेसेस द ओपिनियन एंड इम्प्रेशन ऑफ एन ओल्ड मैन जेरोन्सन. इसमें जो स्पीकर है वो जेरोन्सन है और इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि जेरोन्सन का क्या ओपिनियन और इम्प्रेशन है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है वो. सो जेरोन्सन हु फाइंड्स हिमसेल्फ इनकैपेबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. जब जेरोन्सन बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद को इनकैपेबल पाता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर सके. सो दिस फीलिंग रिप्रेजेंट्स द होपलेसनेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर ईयर्स. और ये पोएम आपको जो वर्ल्ड वॉर ईयर्स का जो होपलेसनेस है उसके बारे में है, उससे रिलेटेड है ये पोएम जेरोन्सन. देन द मेटाफिजिकल पोइट्स, वो इनका एक इम्पॉर्टेंट मेजर वर्क में आता है और ये एक फेमस एस्से है जो कि बेस्ट है 16th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्स जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें जॉन डन, इसके बाद जो अदर मेटाफिजिक्स लाइक एंड्रयू मार्वेल या जॉर्ज हर्बर्ट, उनके बारे में उन पे बेस्ट है. दिस एस्से वाज पब्लिश्ड इन 1921 और ये जो एस्से है मेटाफिजिकल पोइट्स टी.एस. इलियट का 1921 में पब्लिश हुआ. इन दिस एस्से इलियट इंट्रोड्यूस हिज थ्योरी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और इस एस्से में उन्होंने अपना जो थ्योरी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उसके को डिस्कस किया. देन आता है द वेस्टलैंड. टी.एस. इलियट का ये मोस्ट पॉपुलर वर्क में आता है. सो इन 1921 इलियट रोट द ड्राफ्ट ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम द वेस्टलैंड. 1921 में इसका ड्राफ्ट लिखा गया था एंड इट वाज एडिटेड बाय एजरा पाउंड एंड पब्लिश्ड इन द क्राइटेरियन इन 1922. और ये इस पोएम का जो एडिट किया उनका नाम है एजरा पाउंड, जिनको हम लोग जानते हैं कि वो काफ़ी टी.एस. इलियट को इनकरेज किए. और ये पोएम पहली बार क्राइटेरियन में पब्लिश हुआ 1922 को. द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस व्हिच आर एज. सो इस पोएम में टोटल 5 सेक्शन है. जो फर्स्ट सेक्शन है द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड. कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि इन सबको एक सीक्वेंस में डालने के लिए नंबर के हिसाब से, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा. देन ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स कंक्लूडिंग लाइन. जो लास्ट लाइन है इस पोएम का वेस्टलैंड का, वो दता दयादाम दम्यता शांति शांति शांति. सो ये जो लाइन्स है ये आपको इंडियन जो उपनिषद है बृहदारण्यक उससे लिया गया है ये लाइन. एंड द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इलियट्स का द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म 1923 में पब्लिश हुआ. ये भी एक एस्से है wherein he has said that the most important qualification of a critic is that he must have a very highly developed sense of fact for clear explanation of literary text.
इस ऐसे में उन्होंने खास करके क्या फंक्शन होना चाहिए क्रिटिसिज्म का, और क्रिटिसिज्म और क्रिएशन दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और एक क्रिटिक में क्या क्या क्वालिटीज है उसके बारे में डिस्कशन किया इस ऐसे में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है। और साथ ही साथ एक क्रिटिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो वो बताते हैं कि एक क्रिटिक का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो बताते हैं कि मस्ट हैव अ वेरी हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फैक्ट फॉर क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। सो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए किसी भी क्रिटिक को क्या होना चाहिए कि हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ फैक्ट होना चाहिए। मतलब जो भी एक टेक्स्ट बनता है उसमें क्या क्या एलिमेंट है उसका जानकारी किसी भी क्रिटिक को मतलब इसेंशियल है कि उसका जानकारी उसको होना चाहिए, तभी वो किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज या उसको जज कर सकता है। देन आता है मरीना। टी.एस. एलियट का मरीना एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग के बारे में हम लोग जानते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक काइंड ऑफ पोएट्री है जिसमें कोई भी कैरेक्टर, जो पोएम होता है वो स्पीच फॉर्म में होता है और एक कैरेक्टर समझिए कि एक टाइप से उस पोएट्री को या उस पोएम को रिसाइट कर रहा होता है। सो दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1930 और इस पोएम में जो स्पीकर है वो पेरिकल्स है। द थीम ऑफ द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। और इस पोएम का जो थीम है मरीना का वो शेक्सपियर का प्ले पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर से लिया गया है। एलियट एडमायर्स द मूवमेंट्स ऑफ पेरिकल्स रियूनियन विद हिज डॉटर। सो मरीना पेरिकल्स की डॉटर रहती है और एलियट जो है इस पोएम में जो पेरिकल्स है उसकी डॉटर के साथ जो रियूनियन है, बहुत दिनों के बाद वो मिलता है अपनी डॉटर से, मरीना से, तो उसके रियूनियन को ये काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं टी.एस. एलियट और कहते हैं टू माई माइंड द फाइनेस्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन सीन्स सो इज एक्ट 5 सीन फर्स्ट। सो ये जो रिकॉग्निशन सीन है वो आपको शेक्सपियर का जो प्ले है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर उसके एक्ट 5 सीन फर्स्ट में देखने को मिलता है। ऑफ दैट वेरी ग्रेट प्ले पेरिकल्स, शेक्सपियर्स प्ले पेरिकल्स इज बेस्ट नोन फॉर द स्ट्रगल ऑफ पेरिकल्स। और शेक्सपियर का ये जो प्ले है पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर ये जाना जाता है पेरिकल्स के स्ट्रगल के लिए। इट शोज द सेपरेशन एंड रीयूनियन ऑफ पेरिकल्स एंड हिज ओनली डॉटर मरीना। और इस पोएम में हम लोग को देखने को मिलता है किस टाइप से पेरिकल्स का सेपरेशन होता है मरीना से जब वो बहुत छोटी थी, उसके बाद किस टाइप से उनका सेपरेशन होता है, और जब वो बड़ी हो जाती है, जब सियानी हो जाती है, उसके साथ पेरिकल्स का रियूनियन होता है अपनी डॉटर जब उसको मिलती है मरीना। तो इसके बारे में देन 4 क्वार्टेट्स। एलियट्स का 4 क्वार्टेट्स एक सेट ऑफ 4 पोएम्स है। इसमें 4 पोएम है और दे वेर पब्लिश्ड ओवर 6 year पीरियड वेर कलेक्टिवली पब्लिश्ड इन 1940। सो ये चारों पोएम वैसे एक एक करके पब्लिश हुआ लेकिन कलेक्टिवली एक साथ ये पोएम 1943 को पब्लिश हुआ। द 4 पोएम्स आर फॉलोइंग, और इसमें जो 4 पोएम है उसमें बर्न्ट नॉर्टन, ईस्ट कुकर, द ड्राइस, शैल्वेजेस, लिटिल गिडिंग्स ये सब आते हैं। एलियट्स का मेजर प्ले हम लोग देख लेते हैं, मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और द एल्डर स्टेट्समैन। कभी कभी आपको क्वेश्चन आते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में टी.एस. एलियट के वर्क को रखो, तो ये आपको हेल्प करेगा। देन टी.एस. एलियट डाइड इन लंदन इन 1965। टी.एस. एलियट का डेथ होता है 1965 में और उनके ग्रेव पे लिखा हुआ है, जो कि भी कभी कभी पूछा जाता है, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। ये किनके ग्रेव पे लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा टी.एस. एलियट। So this was the video regarding T.S. Eliot biography and work. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all.